जहां रेत के टीलों ने इतिहास को सांस लेते देखा, जहां सरहद पर सिर्फ जमीन नहीं, हिंदुस्तान की अस्मिता दांव पर लगी थी, और जहां 120 लौह पुरुषों ने असंभव को चुनौती देकर अमरता लिख दी। सिनेमे व सेडिट्स पर प्रस्तुत है बॉर्डर, वह फिल्म जिसने देशभक्ति को सिर्फ महसूस नहीं कराया बल्कि रग-रग में उतार दिया। यह वो कहानी है जहां एक मेजर की आंखों में बस एक ही फैसला जलता है, जीत या मौत। जहां एक जवान निकलता है मां का आशीर्वाद लेकर, और एक पति अपने वादों को पीछे छोड़कर तिरंगे की लाज को सबसे आगे रखता है। पर सवाल वही है, क्या रुकेगा पाकिस्तान का काला सैलाब? क्या टिक पाएंगे सिर्फ 120 भारतीय जवान 3000 दुश्मन सैनिकों और 45 टैंकों के सामने? या फिर मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी लिख देंगे वो इतिहास जिसे दुनिया की सेनाएं आज भी सलाम करती हैं? यहाँ हवा में गोलियां नहीं उड़ती, यहाँ वीरता गरजती है। यहाँ रेत में पैर नहीं धंसते, यहाँ दुश्मन के टैंक घुटने टेकते हैं। यह है बॉर्डर, जहाँ इंसान नहीं लड़ते, जहाँ लड़ती है एक आवाज, हिंदुस्तान हमारा है। सन 1971 का दिसंबर महीना वह दौर था जब पूरे उपमहाद्वीप की सांसें थमी हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम जोरों पर था और भारत पर लाखों शरणार्थियों का बोझ था। पश्चिमी सीमा पर हर पल एक नए तूफान का आभास हो रहा था। ऐसे माहौल में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एनडी बाजवा को अपने हॉकर हंटर जेट स्क्वाड्रन के साथ राजस्थान के एक गुप्त एडवांस एयरफील्ड में तैनाती का आदेश मिला। उनका मिशन था जमीनी फौजों को हवाई सहायता देना। उधर सेना की 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी ने अपनी गर्भवती पत्नी प्रीति से विदाई ली। एक वादा किया कि वह जीत कर लौटेंगे और अपनी अल्फा कंपनी को लेकर सीमा की ओर कूच किया। दोनों योद्धा एक सैन्य विमान में मिले, जहां उनकी चर्चा पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चा खोलने की आशंका पर केंद्रित थी। एक ऐसी आशंका जो बहुत जल्द भयानक सच साबित होने वाली थी। मेजर चंदपुरी जब फॉरवर्ड बेस पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 120 जवानों की टुकड़ी की कमान मिली। उनकी नियत जगह थी लोंगेवाला, एक ऐसी सीमा चौकी जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटी सी टीले जैसी थी, जहां बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस चौकी की दुर्बल रक्षा व्यवस्था के प्रति आगाह किया, क्योंकि उनकी सैन्य अंतरात्मा जानती थी कि यह जगह किसी भी बड़े हमले का सामना करने के लिहाज से अत्यंत नाजुक थी। यहीं उनकी मुलाकात अपने दूसरे इन कमांड सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भाखड़ी से हुई, जिसके चेहरे पर पिता की शहादत का गम और देश के प्रति कर्तव्य का दबाव साफ झलक रहा था। साथ ही थे नायब सूबेदार मथुरा दास, जिनकी आंखों में एक पिता और पति का दर्द था, जो अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी और मासूम बच्चों को छोड़कर आने के अपराध बोध से जूझ रहे थे। लोंगेवाला पहुंचकर कंपनी ने बीएसएफ की एक पुरानी जर्जर चौकी संभाली। यहीं उनका सामना हुआ सहायक कमांडेंट भैरोन सिंह राठौर से, जो रेगिस्तान के साथ एक आत्मीय रिश्ता रखते थे, मानो वह रेत का हर कण उनसे बात करता हो। भैरोन सिंह उस मिट्टी से प्यार करते थे जिसकी रक्षा करना उनका धर्म था। कुछ दिनों बाद अनुभवी और दबंग जेसीओ सूबेदार रतन सिंह 2 जोंगा वाहनों पर लदी 105 mm की रिकॉइललेस RCL गन लेकर आए, जो उस रात के नायक बनने वाली थी। अगले दिन कुलदीप, भैरोन, धर्मवीर और रतन सिंह ने सीमा का व्यापक निरीक्षण किया। उनकी नजरों के सामने फैला विशाल निर्जन रेगिस्तान एक सुनसान शांति का भ्रम पैदा कर रहा था, लेकिन उनके दिल में एक अनजाना डर धड़क रहा था। यह शांति किस भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। एक रात जब चांदनी रेत पर चादर बिछाए हुए थी, मेजर कुलदीप
भैरोन और धर्मवीर गश्त पर निकले। तभी उनकी नजर कुछ अजीबोगरीब स्थानियों पर पड़ी, जो रेत के टीलों के पीछे से अचानक प्रकट हुए थे। एक सेकंड की शंका और फिर गोलियों की आवाज ने रात की चुप्पी तोड़ दी। वे स्थानीय नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना से तालमेल रखने वाले घुसपैठिए थे। कुलदीप और भैरोन ने अपने अनुभव से तुरंत कार्रवाई की और अधिकांश को ढेर कर दिया, लेकिन आखिरी जीवित घुसपैठिए के सामने धर्मवीर का हाथ रुक गया। उसकी आंखों में देखकर एक इंसान को मारने का विचार ही उनके शरीर को स्तब्ध कर गया। मेजर कुलदीप की कड़ी डांट और फिर उनकी खुद की पिस्तौल से छूटी गोली ने धर्मवीर को हकीकत से रूबरू कराया। यह युद्ध था और यहाँ दया का मतलब था खुद की और अपने साथियों की मौत। इस घटना ने धर्मवीर के मन पर गहरा आघात छोड़ा। अगले दिन मथुरा दास ने धर्मवीर की हिचकिचाहट का मजाक उड़ाया, जिससे उनका मन और भी उदास हो गया। तभी भैरोन सिंह ने उन्हें एक तरफ ले जाकर सांत्वना दी। दोनों ने रेत पर बैठकर अपने घर, अपने सपनों की बातें की। धर्मवीर ने अपनी मंगेतर कमला के बारे में बताया, कैसे वह उनके गांव की चंचल लड़की थी और सगाई के ठीक उसी दिन उन्हें छुट्टी रद्द करने का तार मिला था। भैरोन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी फूल कंवर की यादें ताजा की और कैसे शादी के महज 3 दिन बाद ही उन्हें ड्यूटी पर लौटना पड़ा। यह बातचीत दो अलग अलग पृष्ठभूमि के योद्धाओं के बीच एक अदृश्य भाईचारे का बंधन बुन रही थी, जो आने वाले संकट में उनकी ताकत बनने वाला था। इसी बीच कंपनी के वायरलेस ऑपरेटर ने एक संदिग्ध रेडियो ट्रांसमिशन पकड़ा। धर्मवीर ने शायद अपने भीतर के डर को साबित करने के लिए इसकी जांच करने की जिम्मेदारी स्वयं ली। वह 2 जवानों के साथ निकले और उस जासूस के ठिकाने पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया। एक छोटी तीव्र मुठभेड़ के बाद धर्मवीर ने वह जासूस मार गिराया और उसका शव चौकी पर ले आए। यह कार्यवाही सबके सामने थी। धर्मवीर के चेहरे पर अब हिचकिचाहट नहीं, बल्कि एक ठोस निश्चय था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वह एक योग्य योद्धा बन चुके हैं। इससे पूरी टुकड़ी का मनोबल बढ़ा और मेजर कुलदीप की आंखों में अपने युवा अधिकारी के लिए गर्व की एक चमक दिखी। हालात दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना की हलचलों के बारे में खबरें आने लगी। भारतीय सेना भी अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रही थी। इस बीच घर से आए पत्र सैनिकों के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे थे। मथुरा दास को अंततः अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए आपातकालीन छुट्टी मिल गई, लेकिन छुट्टी पर जाते समय अपने साथियों के सामने अपने जाने की बड़ाई करते हुए उन्होंने गलती कर दी। मेजर कुलदीप ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय हर सैनिक की पहली प्रतिज्ञा देश के प्रति होती है और अपने साथियों को पीछे छोड़ने का जश्न मनाना उस प्रतिज्ञा का अपमान है। यह कड़वी बात मथुरा दास के दिल को छू गई। 3 दिसंबर 1971 की शाम को वह ऐतिहासिक पल आया। वायरलेस पर संदेश मिला, पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला कर दिया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी थी। लोंगेवाला की चौकी पर हवा जम गई। मेजर कुलदीप ने तुरंत फैसले लिए। धर्मवीर को 5 जवानों के साथ सीमा पर गश्त के लिए भेजा। भैरोन सिंह को आसपास के गांवों को खाली कराने का आदेश दिया, ताकि निर्दोष नागरिकों की जान बचाई जा सके। हर सैनिक अपनी अपनी जगह पर कड़कता हुआ अपने हथियारों की जांच करने लगा। रात धीरे धीरे गहरा रही थी और हर किसी को एहसास था कि यह रात कभी न भूलने वाली होगी। 4 दिसंबर की सुबह से पहले पाकिस्तानी तोपखाने ने अचानक भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। आसमान से आग बरसने लगी। चौकी और पास के गांव धमाकों से गूंज उठे। गोलाबारी इतनी तीव्र थी कि जमीन कांपने लगी।
मेजर कुलदीप ने देखा कि गांव में हाहाकार मचा है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और खुद निकासी अभियान में कूद पड़े, अपनी जान जोखिम में डालकर भी, ताकि एक भी निर्दोष न मारा जाए। यह एक कमांडर की संवेदनशीलता और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण था। इसी दौरान दूर सीमा पर धर्मवीर और उनकी टुकड़ी ने वह दृश्य देखा जिसकी कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। रेत के उस सागर पर चांदनी में चमकते हुए लोहे के विशालकाय राक्षस टैंक एक के बाद एक भारत में घुस रहे थे और उनके पीछे पीछे चल रही थी पाकिस्तानी पैदल सेना की एक लंबी कतार, संख्या में हजारों। धर्मवीर ने ठंडे दिमाग से रेडियो पर संपर्क किया और मेजर कुलदीप को सूचना दी, सर, दुश्मन के टैंक और पैदल सेना सीमा पार कर चुके हैं। संख्या बहुत ज्यादा है। कुलदीप के लिए पल भर में सब कुछ स्पष्ट हो गया। तोपों की गोलाबारी सिर्फ एक धोखा था, ताकि टैंकों की इस विशाल फौज को चुपके से घुसाया जा सके। उन्होंने धर्मवीर को आदेश दिया कि चुपचाप पीछा करें, लेकिन खुद को बिल्कुल न उजागर करें। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना हुई। मथुरा दास वापस लौट आए थे। उनकी आंखें शर्म और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उन्होंने माफी मांगी और कसम खाई कि अब युद्ध खत्म होने तक वह अपनी टुकड़ी को नहीं छोड़ेंगे। कुलदीप ने उन्हें गले लगा लिया और एक एंटी टैंक जोंगा की कमान सौंपी। अब सबसे कठिन फैसले का वक्त था। कुलदीप ने वायु सहायता के लिए रेडियो किया। दूसरी तरफ विंग कमांडर बाजवा की आवाज थी, जो बता रहे थे कि हॉकर हंटर रात में उड़ान नहीं भर सकते, सहायता सुबह तक मुमकिन नहीं है। यानी अगले 6 से 7 घंटे तक वे पूरी तरह अकेले थे। फिर कुलदीप ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को स्थिति समझाई। सीओ ने पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन कुलदीप को फैसला करने की पूरी आजादी दी। कुलदीप ने अपने सभी जवानों को इकट्ठा किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हवाई सहायता सुबह तक नहीं आएगी। दुश्मन बहुत बड़ा है और जो चाहे वह पीछे हट सकता है। एक पल की खामोशी के बाद हर एक जवान, हर एक सिपाही खड़ा रहा। किसी ने कदम पीछे नहीं खींचा। उस रात 120 दिल एक धड़कन पर थे, मातृभूमि के लिए मरने की धड़कन। पाकिस्तानी टैंक करीब आने लगे। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम दस्तगीर को विश्वास था कि यह चौकी मामूली प्रतिरोध के बाद गिर जाएगी। तभी आगे बढ़ता हुआ एक टैंक जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। यह वह एंटी टैंक माइन था जो कुलदीप की टुकड़ी ने पहले ही दफना रखा था। दस्तगीर गुस्से में आग बबूला हो गया और पूरी ताकत से हमले का आदेश दे दिया। अब लोंगेवाला की जमीन पर भारत पाकिस्तान के बीच एक भयानक आसमान युद्ध शुरू हो गया। मथुरा दास ने अपने आरसीएल गन से पहला टैंक उड़ा दिया, फिर दूसरा। शुरुआती क्षणों में भारतीय जवानों को सफलता मिली, लेकिन तभी एक दुश्मन टैंक का गोला मथुरा दास के जोंगा पर लगा। वाहन में आग लग गई। भैरोन सिंह बिना एक पल गवाए आग में कूदे और घायल दास को बाहर खींच लाए। भैरोन का मशीन गन नेस्ट अब दुश्मन का निशाना था। एक टैंक ने सीधा निशाना साधा। गोला लगने से भैरोन के सीने में छर्रे घुस गए। खून से लथपथ उन्होंने देखा कि उनके पास एक एंटी टैंक माइन पड़ी है। आखिरी शक्ति जुटाकर वह उठे और दौड़ पड़े उसी टैंक की ओर जिसने उन्हें घायल किया था। एक जोरदार धमाका हुआ। भैरोन सिंह राठौड़ शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन के उस टैंक को भी नष्ट कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी ब्रिगेड का दूसरा सबसे बड़ा अफसर भी मारा गया। इसी तरह जब एक गोला कुलदीप और उनके कुछ साथियों के बीच गिरा, तो सूबेदार रतन सिंह ने बिना सोचे समझे अपनी जान पर खेलकर उस गोले को उठाया और दूर फेंक दिया। विस्फोट में वह खुद शहीद हो गए, लेकिन अपने कमांडर और कई साथियों की जान बचा ली। कंपनी का रसोइया हवलदार भागीराम, जो हथियार चलाना भी जानता था,
अब पूरी तरह एक योद्धा बन चुका था और वीरता से लड़ रहा था। धर्मवीर, जो बाहर दुश्मन की घेराबंदी में फंसे हुए थे, वीरता पूर्वक लड़ते हुए चौकी की ओर वापस आने में सफल रहे। लेकिन उनकी पूरी 5 सदस्यीय टुकड़ी शहीद हो चुकी थी। दस्तगीर ने अब आखिरी हमला बोल दिया, संगीन हमला। पाकिस्तानी सैनिक भारी संख्या में चिल्लाते हुए दौड़े, लेकिन लोंगेवाला की रक्षा कर रहे भारतीय जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। एक भीषण हाथापाई और संगीन युद्ध छिड़ गया। इसी घमासान में धर्मवीर ने अपनी स्वलोडिंग राइफल SLR से कई दुश्मनों को ढेर किया, लेकिन अंततः दुश्मन की गोलियों से शहीद हो गए। उनकी शहादत ने उस नौजवान अफसर के सफर को पूरा किया, जो एक डरे हुए युवा से एक निडर योद्धा बन गया था। मेजर कुलदीप ने एक घायल पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ा, जिसने दस्तगीर की योजना बता दी। सुबह तक जैसलमेर, दोपहर तक जोधपुर और रात तक दिल्ली पहुंचना है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। दस्तगीर ने एक अंतिम हताश प्रयास किया और अपने सभी टैंकों को चौकी पर कुचलने का आदेश दिया। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास अब मुट्ठी भर जवान बचे थे। गोला बारूद खत्म हो रहा था, लेकिन हार का विचार उनके दिमाग में कहीं नहीं था। उन्होंने खुद एक एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर उठाया, अपने बचे हुए साथियों को इकट्ठा किया और आखिरी जवाबी हमले का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद लेफ्टिनेंट कर्नल दस्तगीर को मार गिराया। इस हमले में शेष भारतीय जवानों ने अपनी अंतिम शक्ति लगा दी और कई और टैंक नष्ट कर दिए। तभी आकाश में गरजती हुई आवाजें सुनाई दी। सूरज की पहली किरण के साथ ही विंग कमांडर एनडी बाजवा अपनी हॉकर हंटर स्क्वाड्रन के साथ आ गए। उन्होंने शेष बचे पाकिस्तानी टैंकों को ताबड़तोड़ हमलों से तबाह कर दिया। दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई और वे सीमा पार भागने लगे। लोंगेवाला भारत के हाथों में था, लेकिन यह जीत बहुत भारी थी। चारों तरफ शहीदों के शव, जलते टैंक और रक्तरंजित रेत थी। मेजर कुलदीप उस मैदान में खड़े थे जहां उनके सारे साथी शहीद हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, एक गहरा अनंत दुख बह रहा था। जीत मिली थी, पर कीमत अपने भाइयों के रूप में चुकाई गई थी। और इस तरह 120 वीरों ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, बॉर्डर हमें यह सिखाती है कि युद्ध संख्या से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं जज्बे से। पाकिस्तानी सेना के टैंक और जनरल दस्तगीर की चाल खुद ही उनकी हार की कहानी बन गई। और जब बुराई सीमा पार कर आई, तो 120 लौह पुरुषों ने अपनी छाती को ढाल बनाकर उसे वहीं उसी रेत में दफन कर दिया। सूबेदार रतन सिंह का बलिदान, भैरोन सिंह का उबाल, लेफ्टिनेंट धर्मवीर का संघर्ष और मेजर चंदपुरी का अडिग नेतृत्व, ये सिर्फ किरदार नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा है। यह लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था एक ऐसा महाकाव्य जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की आग जला देता है। अगर यह कहानी आपके सीने में भी गर्व भर गई हो, तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से बोली जाती है और हर शहीद को दिल से सलाम किया जाता है। और याद रखिए, ये दिल मांगे मोर और ये जान भी दे देगी, पर बॉर्डर 1 इंच भी हिलने नहीं देगी। जय हिंद, धन्यवाद।